Hello students, let's begin with session 20. What this session is talking about? Very simple, very short session this is. It is talking about equality. Equality means when you just try to equate two things. What word do you use for equality? One quality word is there for sure. So if you play golf, you might have seen the golf course. If you play golf, you know that each course or hole has a certain par. Means from one hole to the other you have certain strokes to reach there, and that certain strokes depends on the number of strokes allowed according to the results achieved by expert players. जो पहले एक्सपर्ट प्लेयर्स ने कितने स्ट्रोक्स में वहां तक पहुंचने का उनका एक पैरामीटर है. सपोज फ्रॉम वन होल टू द अदर the expert has taken 5 shots. Okay, so now if you reach there within 5, then your own accomplishment on the course will be at par. Okay, if you reach there within 5 आपने उसने भी 5 लिए थे आपने भी 5 में पहुंचाया तो you are at par. बट अगर आपने मान लीजिए कम शॉट में वहां पहुंच गए तो you are above par or below par. Means now we are trying to compare that particular level which has been set by the expert players, that is equate करना है उसको हम इक्वालिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ सिमिलरली सम डेज यू मे फील अप टू पार और अदर डेज बिलो पार. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई यू आर एन एंथुजियास्टिक पर्सन, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, तो यू आर वेरी लाइवली, बट यूजुअल सेल्फ में आप ऐसा रहते हैं. बट कभी कभी आपको लगता है यू आर नॉट दैट चार्ज्ड अप, यू आर ए लिटिल ग्लूमी एंड समथिंग. तो अगर आप नॉर्मल सेल्फ में है तो एट पार है, अप टू पार हो गए. लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा डिप्रेस्ड है कभी पर्सन तो बिलो पार भी हो सकता है. ओके, par is from a Latin word meaning equal. You may try when you play golf to equal the expert score. Okay, when you're playing golf तो मैंने बोला था 5 strokes, तो अगर आप उसको इक्वल करते हैं and some days you may or may not feel equal to yourself होता है. यानी अगर आप इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो एट पार आएंगे. अगर आप अपने यूजुअल सेल्फ में हैं तो अप टू पार है, अगर बिलो है या अबव है तो नेचुरली then below par or above par होते हैं. यानी par is basically used as a parameter, you can say, to equate. When we speak of parity payments, we refer to payments that show an equality to earnings for some agreed upon years. यानी हम मानते हैं parity payment क्या है कि usually 10 years से कंपनी चल रही है तो ये standard amount हमारे को आना चाहिए. That is the parity payment we have to receive. अबव आएंगी या बिलो आएंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना बोनस देगी या कितना डिविडेंड देगी, डिपेंड करता है. तो यानी पैरिटी पेमेंट्स यू हैव टू अचीव डिपेंडिंग अपॉन, वही जैसे एक्सपर्ट ने स्कोर अचीव किया हुआ था वैसे आपके किसी पर्टिकुलर ईयर को अपने पैरामीटर माना है तो वो उसके अकॉर्डिंगली पैरिटी पेमेंट्स हो जाते हैं. पेमेंट्स पेड ऑन इक्वल ग्राउंड्स टू ऑल. नाउ सो व्हेन यू डिस्पैरेज, बड़ा अच्छा वर्ड दे रखा है डिस्पैरेज. अगर आप डिस देखो तो यानी डिस्क्वालीफाई होता है, डिसरेस्पेक्ट होता है, यानी डिस इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स. नाउ सो व्हेन यू डिस्पैरेज यू लोअर समवन्स पार, उसके लेवल को आप नीचा करते हो. और फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, डिस एज यू नो मे बी अ नेगेटिव प्रीफिक्स. द नाउन इज डिस्पैरेजमेंट. ये जो आप करते हैं वो डिस्पैरेजमेंट होती है. आप किसी को डिस्पैरेज करते हैं वो वर्ब हो जाता है. द एडजेक्टिव इज डिस्पैरेजिंग एटीट्यूड हो जाएगा. ओके, एज इन व्हाई डू यू ऑलवेज मेक डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स अबाउट मी. तो डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स, तो रिमार्क्स कैसे हैं डिस्पैरेजिंग, तो नेचुरली वो एडजेक्टिव हो गया. होप यू अंडरस्टैंड. डिस्पैरेजेस टू रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, किसी को लुक डाउन अपॉन करना. यू माइट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड लुक डाउन अपॉन. डिसडेन करना, यू नो, कभी हम बोलते हैं डिसडेनफुल होता है, दैट इज ऑल्सो द सेम, यू नो. डिसडेन होता है, स्कॉर्न होता है, ये सारे के सारे वर्ड इफ यू अंडरस्टैंड, डिसडेन इज द वर्ड. स्कॉर्न तो मैंने यहाँ लिखा ही है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है. एंड देन देयर इज अनदर वर्ड इज कंटेम्प्ट. ये सारे के क्या है, आप दूसरों को अपने से नीचे मानते हैं, डिस्पैरेज करते हैं, थोड़ा इंसल्ट कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट द केस इज. डिस्पैरेज करना होता है, उसको उसके लेवल से नीचा कंसिडर करना, डिस्पैरेज करना होता है. आपने एक आर्टिकल पिछली बारी पढ़ा भी था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जब हम कर रहे थे तो वो उसको डिस्पैरेज करने की कोशिश कर रहे थे कि उसने कुछ अचीव नहीं करा, ही इज वर्थ नथिंग एंड ऑल, इफ यू रिकॉल. देन पैरिटी एज ए नाउन मीन्स इक्वलिटी. तो डिस्पैरिटी क्या हो गया, ऑब्वियसली मीन्स ए लैक ऑफ इक्वलिटी. यानी दो चीज़ों के बीच में आप डिस्पैरिटी करते हो या पैरिटी आपने रखी है. और द डिफरेंस, वी मे स्पीक फॉर एग्जाम्पल,
ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन समवन्स प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस। जो उसने प्रॉमिस किया था और जो उसने परफॉर्म किया, दोनों में डिफरेंस आया, तो देयर इज डिस्पैरिटी बिटवीन द टू टर्म्स। और ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन द रेट ऑफ वोकैबुलरी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड एंड ऑफ एन अडल्ट। एक चाइल्ड कितनी वोकैबुलरी ग्रोथ करता है और एक अडल्ट कितनी वोकैबुलरी ग्रोथ करता है, तो दोनों में क्या है, डिस्पैरिटी है। नेचुरली एक जैसी मैचिंग तो नहीं हो सकती। द एडजेक्टिव disparate, very good. Disparate indicates essential or complete difference or inequality. See, two people, Sholay, you know, Amitabh Bachchan and Dharmender, they have disparate personalities. मतलब disparate personality क्या हुई, जिसमें वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, टोटली डिफरेंट है, वी कॉल इट डिस्पैरेट पर्सनैलिटीज हो जाती हैं। तो द एडजेक्टिव डिस्पैरेट इंडिकेट्स एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस और complete difference or complete inequality, we say. As in our philosophies are so disparate, our philosophies are so disparate that we can never come to an agreement on action. ऐसा भी कहा जा सकता है, भी आपकी थिंकिंग पैटर्न अलग है, मेरा अलग है, तो हम दोनों क्या कहेंगे, या हम हमारे डिस्पैरेट फिलोसफीज है, टोटली डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंस हो जाता है। आई वॉज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ शोले, यू कैन रिकॉल अमिताभ बच्चन एंड Dharmendra, they had entirely different, though they were friends, they were working together, but they had disparate personalities. Okay. The word compare and all its forms, कॉम और पेयर, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम का मतलब है, आगे लिखा भी है, उसके वर्ड पहले बात करते हैं। द वर्ड कंपेयर एंड ऑल इट्स फॉर्म्स, कंपेरेबल अगर निकालेंगे आप, ठीक है, देन कंपैरेटिव निकालेंगे, डिराइव फ्रॉम द वर्ड पार, वो हमने लिखा है इक्वल। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड व्हेन दे हैव सर्टेन इक्वल और सिमिलर क्वालिटीज। कॉन और कॉम दोनों का मतलब जो होता है वो क्या होता है, टुगेदर या विद होता है। भाई आपने वर्ड सुना है कॉनकॉर्ड, ठीक है, कॉनकॉर्ड का मतलब एक जैसा होना होता है, कॉन मतलब विद हो जाता है, अकॉर्ड होता है, आपका कॉनकॉर्ड है मतलब आपका अग्रीमेंट है। लेकिन कभी कभी जो कॉन वर्ड के आगे अगर पी वाला वर्ड आ जाता है ना, तो ये कन्वर्ट होके कॉम हो जाता है। इट मीन्स कॉन और कॉम दोनों सेम ही रहते हैं, इनके आगे विद लगाना होता है, इनका मीनिंग विद ही होता है। तो कंपेयर में तो पी आ गया था ना, इसलिए वी हैव टू यूज कंपेयर, एंड अगेन इट इज, यू आर इक्वली कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वल होता है। कंपेयर तभी होते हैं जब वो नेचुरली सिमिलर क्वालिटीज के होंगे। पेयर एंड पियर आर ऑल्सो फ्रॉम पार। पेयर मैंने आपसे पूछा था व्हेन आई वाज टीचिंग नाउन, आई वाज आस्किंग व्हाट इज अ पेयर एंड अ कपल डिफरेंस। So you told me, Sam, so many things, but I still say pair is something one without the other is of no use, is a pair, and couple can be anything. There's nothing like this that you have male, female, you have living or non-living, nothing of that kind. Any two things can be pair or couple. If they are so compatible that one without the other is of no use, they are complementary, then we consider this is a pair. So pair of shoes, one shoes goes bad, then you have to throw the other one as well. So that is the shoes, pair of shoes, socks, gloves, many things of this kind, pair हो जाता है. And peer people of the same rank, quality and age are the peer. You are a man of, you are a boy of 20, say like that, and the person of your age, 20, 21, 22, 18, almost the equal, someone in Norway or in Holland or somewhere else, he is your peer. So peer is something people of the same age or same इंटेलिजेंस। तो इन क्लासेस में व्हेन यू वर इन द क्लासेस, हमने हमेशा कहा कि पीयर प्रेशर हो जाता है। पीयर प्रेशर क्योंकि वो आप ही के लेवल के लोग होते हैं। अगर आप मान लीजिए 12th में पढ़ रहे थे तो आप किसी नेचुरली इंजीनियरिंग वाले से तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो यानी आप ही के लेवल के लोगों का कंपैरिजन होता है, पेयर होता है, सारे इक्वल होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, पेयर में भी इक्वल होते हैं। तो आगे क्या लिखा है, पेयर एंड पेयर आर ऑल्सो फ्रॉम पार, थिंग्स शूज socks, gloves, etc. in pairs are equal or similar. Your peers are those equal to you as in age, position, rank or ability. Hence the expression to be judged by a jury of one's peers. आपके जो peers होते हैं वो आपको जज करते हैं, that is peers होता है। British peers, however, such is the contradiction of language, are nobles. वो हमारे ब्रिटिश पीयर्स हैं, हम ये कहते हैं कि वो ब्रिटिश पीयर्स जो हैं, यानी ब्रिटिश लोग हैं, वो हमारे पीयर हैं। जब वो इंडिया में थे तो उनको ब्रिटिश पीयर कहने लगे, बट दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी नोबल्स बिकॉज द रीजन, अगर आपको याद है तो दे ऑलवेज सेड दैट वी बिलोंग टू ब्लू ब्लड। यू नो व्हाई दे कंसिडर देमसेल्व्स नोबल्स एंड रॉयल एंड ऑल। दो ब्रिटिश पीयर्स हम यूज करते हैं, बट एक कॉन्ट्रडिक्शन है काइंड ऑफ थिंग, मतलब
ये कहीं ना कहीं आयरनिकल स्टेटमेंट है. कॉन्ट्रडिक्शन इज a combination of statements, ideas or features which are opposed to one another, though they are peers, but we were very low in comparison to them, and they always called themselves to be, of royal families and all of the blue blood and all. तो अपने आप को जनरल बता रहे हैं कि आप अपोजिट भी यूज कर लेते हैं. देन हाउ टू से yes और no, सॉरी yes and no both together. कैसा कि आपकी स्टेटमेंट में yes भी रिफ्लेक्ट होता हो, no भी रिफ्लेक्ट होता हो. कैसे? इक्विवोकेट करना. We have discussed this in earlier sessions as well, if you recall. Equivocate is built on other Latin word means equal, aqueous. ये लैटिन वर्ड है एक्वस. अभी हमने पीछे कोई और वर्ड यूज किया था इक्वल के लिए, अब हम बता रहे हैं कि एक्वा. द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश इज ऑलवेज ई क्यू यू हम कंसिडर करते हैं, प्लस वॉक्स, वॉसेज और वॉइस. अब हमने इक्वी और वॉस, तो इक्विवोकेट करना हमने यूज किया. कैसे? व्हेन यू इक्विवोकेट यू सीम टू बी सेइंग बोथ yes and no with equal voice. आप yes भी कह रहे होते हैं, आपकी स्टेटमेंट में no भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है. एंड इक्विवोकल आंसर देयरफॉर इज बाय डिजाइन. बाय डिजाइन यानी आप फैब्रिकेट करके बोलते हैं. वेग नीचे लिखा है ऑफ अनसर्टेन और इंडेफिनिट मीनिंग, नॉट क्लियर. वेग होता है आपका स्टेटमेंट. बाय डिजाइन वेग, इंडेफिनिट एंड ससेप्टेबल टू कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस. कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरप्रिटेशन का ससेप्टेबल होता है, यानी आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो किसी तरीके से भी कंसिडर की जा सकती है. लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय ए पर्टिकुलर थिंग वो कह सकते हैं, लेकिन ससेप्टेबल टू ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस यानी जो आपने स्टेटमेंट बोली है इट कैन बी टेकन इन यस और इट कैन बी टेकन इन नो एज वेल. Quite the opposite of an unequivocal, you can very well understand, response which says yes or no and no kidding. Means अनइक्विवोकल होगा तो मतलब ऑथेंटिक होगा, और इक्विवोकल होगा तो बड़ा वेग होगा. आप उसमें यस भी समझ सकते हैं, नो भी समझ सकते हैं, और ये फैब्रिकेटेड होता है. प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस आर मास्टर्स ऑफ इक्विवोकेशन. ओके, ऑन मोस्ट वाइटल इश्यूज दे सिट ऑन द फेंस. सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन. एक पक्ष की तरफ होकर नहीं बोलते, गोलमाल बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश करते हैं. मतलब इस तरीके की आप उसमें यस भी मान लीजिए, नो भी मान लीजिए. अगर यस उनकी फेवर में जाएगा तो यस की तरफ खड़े हो जाएंगे, नो की तरफ जाएगा नो की तरफ खड़े हो जाएंगे. यू विल ऑफन हियर कैंडिडेट्स फॉर ऑफिस मतलब पार्लियामेंट एंड ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ऑफिस से पब्लिकली दैट दे इक्विवोकली प्रॉमिस इफ इलेक्टेड टू समथिंग. वो ऐसा कहते हैं कि हाँ हम अनइक्विवोकली प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर इलेक्टेड हो जाएंगे तो ये करेंगे. मतलब दोनों तरफ से यस और नो है. एंड देन दे स्टार्ट इक्विवोकेटिंग फॉर ऑल दे आर वर्थ, लाइक पीपल हु से लेट मी बी परफेक्टली फ्रैंक विद यू, वो ऐसे कहते हैं. एंड देन प्रॉम्प्टली एंड ग्लिबली लाई थ्रू देयर टीथ. पहले तो वो कहते हैं कि यार मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्लियरली कहते तो जरूर है, लेकिन फिर वो देन दे प्रॉम्प्टली एंड ग्लिबली. ग्लिब यू नो वरी आपने पहले पढ़ा था, ग्लिब लायर होते हैं, यानी जो जुबान पर आ जाता है कह देते हैं. मतलब बड़ा स्मार्टली और बड़ा तेजी से. ग्लिबली लाई थ्रू देयर टीथ. लाई थ्रू देयर टीथ. आई हैव रिटन द फ्रेज फॉर यू टू से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू इन अ वे दैट सीम्स सिंसियर. लाई थ्रू देयर टीथ कहते ऐसे ही हैं कि सिंसियर है, लेकिन आपको पक्का पता होता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन अब आप उसको क्या बोलोगे? द मैन इन पावर, यू वोंट बी एबल टू से एनीथिंग. सो दे इक्विवोकेट, दे डू नॉट टेक एनी डिसीजन. हमने पढ़ लिया इक्वी, और इक्वी मतलब हमने एक्वा से आया है, और वोकेट में जो VOC है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम वॉसेस एंड वॉइस, तो इक्विवोकेट करना होता है. नाउ यू नो हाउ दिस वर्ड हैज कम इन एक्सिस्टेंस. स्टेटमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स. नाउ वो ये जो बात कर रहा है इक्विवोकल. डू नॉट कंफ्यूज इक्विवोकल विद एम्बिगुअस. वी से मैंने पहले भी बताया था, एम्बिगुअस अननोइंगली होता है, राइट. इक्विवोकल जो है नोइंगली होता है. एन इक्विवोकल स्टेटमेंट इज पर्पसली डेलिबरेटली, मतलब डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, जानबूझकर, एंड विद मलाइस अ फोरथॉट काउज्ड इन लैंग्वेज. मलाइस मतलब किसी का हार्म करने के लिए होती है, और अ फोरथॉट में जो पहले से प्लान की होती है, और काउज्ड मतलब एक्सप्रेस समथिंग इन अ लैंग्वेज इन अ स्पेसिफिक मैनर. यानी अगर मैं दोबारा से पढ़ूं, एन इक्विवोकल स्टेटमेंट इज पर्पसली डेलिबरेटली जानबूझकर, एंड विद मलाइस अफोरथॉट यानी उसके पीछे उसका नेगेटिव थॉट पहले से सोचा हुआ होता है. काउज्ड इन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज में वो फैब्रिकेट की जाती है. दैट विल बी डिसेप्टिव, और जो स्टेटमेंट होती है वो डिसेप्टिव होती है, धोखा देने वाली होती है. आप उसे पॉजिटिव लोगे लेकिन वो निकलेगी नेगेटिव.
वो डेलिबरेटली इस तरीके से बोली जाती है। एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट इज एक्सीडेंटली काउज्ड इन सच लैंग्वेजेस। लेकिन एम्बिगुअस है, आपने टीचर को कोई आंसर दिया लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपने एक्स लिखा या एक्स डैश लिखा, वो हो सकता है। तो एम्बिगुअस जो होता है वो एक्सीडेंटली हो जाती है, बट इक्विवोकल जो होती है बनाई जाती है। इक्विवोकल इज इन शॉर्ट पर्पसली एम्बिगुअस, ऐसा भी कह सकते हैं। यू विल रिकॉल दैट एम्बी विच वी लास्ट मेट इन एम्बीवर्ड। अगर आपको याद है हमने एक एम्बीवर्ड किया था, याद है? एम्बी मतलब बोथ था और वर्ड मतलब वर्डो से आया था, यानी टर्न था, यानी वो इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड और एम्बीवर्ड, अगर आपको रिकॉल हो रहा, शुरू के फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन थर्ड सेशन में पढ़ा था। एंड एम्बीडेक्स्ट्रस यू आल्सो नो, द वन हु कैन वर्क विद बोथ हैंड्स, is a root meaning both. Anything ambiguous may have both one meaning and another meaning. दो चीजें हो सकती है ambiguous statement के अंदर. If you say that sentence is the height of ambiguity, you mean that you find it vague because it admits of both affirmative and negative interpretations. वो जो सेंटेंस आपने मुझे आंसर दिया था इंटरव्यू में या आपने वाइवा के टाइम पर जो आंसर दिया था वो बड़ा एम्बिगुअस था, मैंने उसको कैसे इंटरप्रेट किया वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। और बिकॉज इट मे मीन टू डिफरेंट थिंग्स, हो सकता है उससे दो आंसर भी निकल आए। एम्बिग्विटी इज प्रोनाउंस्ड एम्बिग्विटी, यू नो इट वेल, मैंने सारे वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं। इंटरप्रिटेशन करना होता है अंडरस्टैंड एज हैविंग द मीनिंग और सिग्निफिकेंस होता है। आप कहते हैं यार आपने इसको नेगेटिवली इंटरप्रेट कर लिया, आई नेवर मेंट दैट, दैट इज इंटरप्रिटेशन होता है, दैट इज इंटरप्रिटेशन होता है। तो आप अंडरस्टैंड एम्बिग्विटी क्या है और इक्विवोकल क्या है। एंड देन another type of statement or word contains possibility of another type of statement or word contains the possibility of one of them suggestive, risque और sexy। यानी जो स्टेटमेंट है उसमें दो मीनिंग निकल के आ सकते हैं। सच स्टेटमेंट और वर्ड इज डबल एंट्रेडर, डबल एंट्रेडर। This is a French word and pronunciation can be a little, mine may not be appropriate, but it means it can give you two different meanings. This is from the French and translates literally as double meaning. वो स्टेटमेंट होती हैं वो डबल मीनिंग होती हैं, मतलब इसको अगर आप जिसको हम एम्बिगुअस सॉरी जिसको हम इक्विवोकल कह रहे हैं, जिसको हम एम्बिगुअस कह रहे हैं, वो इसका एक वर्ड और भी फ्रेंच में ये डबल एंटेंड्रा लाइक, ठीक है। गिव द word to close a French pronunciation, then you can look under this. He says N's are nasalized and are something of this kind. वो nasalized होते हैं, nose से बोले जाते हैं। Let me not go into the pronunciation of part, but we really need to understand this word, what this word means. And I will written somewhere beneath is risque, slight, indecent and liable to shock होता है। Another type of statement or word contains the possibility of one of them सजेस्टिव, रिस्के और सिक्सी होता है। मीन्स आप उसके कुछ भी मीनिंग निकल सकते हैं, अब वो निकाला जा सकता है। जिसकी हमने बोला स्लाइटली इंडिसेंट और लायबल टू शॉक हो सकते हैं, उसके जो एक मीनिंग थोड़ा सा इंडिसेंट होता है, डबल मीनिंग वाले आप बोलते हैं, कई स्टेटमेंट्स होती हैं मूवीज में कई बार आते हैं डबल मीनिंग जोक आप बोलते हो, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट्स वे। एक तो नॉर्मल मीनिंग होता है और दूसरा मीनिंग हल्का सा थोड़ा सा अनटूवर्ड, हल्का सा वल्गर हो सकता है। जैसे कि एक मैंने नीचे एग्जांपल दिया आपके लिए, यहां पर यू कैन सी डबल एंट्रेड, ए पर्टिकुलर वे ऑफ वर्डिंग ए फ्रेज दैट इज डिवाइज्ड टू हैव अ डबल मीनिंग। मैंने भी आपसे बोला डबल मीनिंग में क्या, उसने ऊपर बोला था कि दूसरा वाला हल्का सा वल्गर होगा। क्या, एक स्टेटमेंट मैंने आपके लिए नीचे एग्जांपल लिखने की कोशिश करी है। इफ आई सेड यू हैड अ ब्यूटीफुल बॉडी, वुड यू होल्ड इट अगेंस्ट मी? वन एक्टर इज सेइंग इट टू द अदर। If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? इसका मतलब क्या सामने वाला लेगा सुनकर, कैसा समझे? Would you hold it against me as an expression asking if you would be offended? Would you hold it against me? अगर मैंने बोला you have a beautiful body तो उसको वो कॉम्प्लीमेंट ना लेकर और उसको नेगेटिव ले सकता है। यानी would you hold it against me is an expression asking if you would be offended, ऐसा आपको बुरा लगेगा वन। और बट इट कैन ऑल्सो बी रेड एज आस्किंग द पर्सन विद द नाइस बॉडी टू फिजिकली होल्ड इट अगेंस्ट यू। आप उसे कह रहे हैं कि आप एक बार मुझे हक कर लो,
काइंड ऑफ थिंग, ऐसा भी हो सकता है, यानी दो मीनिंग निकल के आ सकते हैं इस वर्ड में. दैट्स व्हाट वी मीन टू से. Okay, so this is another word, but this is used for what? That is a double meaning kind of thing. So that's all we have in this session for you. Not much we have in this session. This is a very short session. We have discussed equivocal, equivocate, ambiguous, double entendre, and certain other words which can give you a little the idea and thin line difference between the words. Kindly do the exercise at the end of this session. We are heading towards, we are rather rushing gradually towards 46 sessions. In all, we have, I say 46 sessions in this book, but around 42 sessions are there, 2-3 sessions are there for the exercises. So we are almost at the end of the book and hope you're enjoying and learning this as well. Thank you very much for being with me and watching this. God bless you all.